अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन या मुस्लिमीन। Okay guys, we are going to start today and actually we are going to end this module today. तो इंशाल्लाह आज के इस क्लास में ना हम इस मॉड्यूल को एंड करेंगे। तो बेसिकली वे वर डिस्कसिंग कि किस तरीके से मिलिट्री मिशंस जो है लॉन्च हो चुके थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में। जो मदीना का एरा था उस वक्त के मामलात में जब मिलिट्री एक्सपीडिशंस और मिशंस लॉन्च होने थे उस दौर में हम इंटर हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे एक एडवाइस करूंगा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने उस माइंडसेट को जहां पर आपने उसको फिक्स किया था मक्के की उन वादियों में, मक्के का वो जो एनवायरनमेंट था जहां पर सख्त धूप होती है और फिर जो माहौल होता है वो बस पूरी तरीके से जाहिलियत का माहौल था, वहां से निकाल कर आपने जो है ना मदीने के अंदर लाना था। तो आपने मदीने के अंदर भी इंटर हो चुके हैं अभी आप। लेकिन जैसे आप मदीने के अंदर इंटर हो रहे थे तो आप एम्ब्रियो स्टेट के ऊपर थे, मतलब जो स्टेट इस्लाम का जो बनना था उसके बहुत ही बेसिक लेवल पर थे डेवलपमेंट के। अभी जब आप इंटर हो रहे हो ऐसे स्टेट में जब एम्ब्रियो अपना सेकेंड स्टेज लेता है, वो उस वाले स्टेज में अभी आप इंटर हो रहे हो। तो मैं आप सबसे ना एक एडवाइस कहूंगा या फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने माइंडसेट को उस तरीके से बनाए जिस तरीके से एक मिलिट्री कमांडर बनाता है। आई नो कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा किस तरीके से आपने देखना होता है। जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक दिया था स्ट्रक्चर कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटीज को आपने किस तरीके से कैच करना है, कि कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज की थी और किस तरीके की जो है उनके साथ जो है दाव खेला था, एक मूव था प्रॉफिट अलैहिस्सलाम का, उसको आपने कैच करना है। अभी मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एज अ मिलिट्री कमांडर इन एक्सपीडिशंस को देखना है। ओके, एज अ मिलिट्री कमांडर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि आपने जहां पर भी एक्सपीडिशन लॉन्च करना है तो आपने उस जोग्राफिकल लोकेशन की आपको पूरी तरीके से मालूमात होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपको पता चले कि इंटेंसिटी क्या हो सकती है उस एक्सपीडिशन की। अनलेस यू नो द जोग्राफिकल लोकेशन आपको ना पता ही नहीं चल सकता कि वो एक्सपीडिशन की कितनी इंटेंसिटी हो सकती है। हमें तो लगेगा कि हम 10 लोगों के साथ जो है 50 लोगों के ऊपर जो है भारी पड़ जाएंगे या फिर उनको हम ओवर पावर कर जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर से जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो आपके ऊपर तंग हो जाए तो आप जो है 10 लोगों के साथ 5 लोगों के ऊपर भी जो है ओवर पावर नहीं कर सकते। इस वजह से जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि जहां पर आप एक्सपीडिशन लॉन्च कर रहे हो तो वो जोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके का है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके के हैं। अगर से ये मामला जो है आगे बढ़ता है, मतलब जो वक्त हमने तयन किया है उससे आगे वक्त लेता है, मतलब 2 दिन आपने तयन किया था या फिर 3 4 दिन वक्त लेता है, तो हमारे लिए कहाँ से असला जो है प्रोवाइड होंगे, मतलब नेसेसरीज जो वेपन्स चाहिए होंगे या फिर हमारे लिए जो खाने पीने के सामान, ये तमाम तर चीजें हमें किस तरीके से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना मैं इसको वन वर्ड में जोग्राफिकल लोकेशन की नॉलेज कहता हूँ। जब तक आप इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप एक्सपीडिशन की इंटेंसिटी को परख नहीं सकेंगे कि कितनी इंटेंसिटी हो सकती है इसकी। इसी तरीके से नेक्स्ट होगा कि आप जहाँ पर एक्सपीडिशन जा रहे हैं वहाँ पर आपका एम क्या है, क्या टारगेट है आपका। देखिए बेसिकली प्रॉफिट इस्लाम ने जो एक्सपीडिशन लॉन्च किए थे तो बस बताना था प्रॉफिट इस्लाम ने कुरैश को कि हम भी जो है बहुत ही मजबूत है, ताकतवर है, हमें इतनी आसानी से क्रैक करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो प्रॉफिट इस्लाम ने ये इंडिकेशन देना था कुरैश को, इस वजह से उन्होंने बस कुरैश के कैरवान्स को हरास किया और फिर कुछ कुछ जगहों पर उनका जो है मतलब पार्शियल जो उनका माल था उसको लूटा था, लेकिन कंप्लीट जो है उस कैरवान को सीज करके पूरी तरीके से उसका माल लूट लेना ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ था। वो मामला जो है अब शुरू होना है जब हम एक्सपीडिशंस में एंटर होंगे। तो आपने सब इस चीज के ऊपर गौर करना है कि आपका एम क्या होगा, कि आप अगर से इस मिशन के ऊपर जा रहे हो तो उसमें सबसे अव्वलीन चीज क्या है जो आपने हासिल करनी है। अगर से तमाम तर चीजें नाकाम हो रही तो खैर है, लेकिन वो एक चीज है जो हमें हासिल करनी है। अगर वो हासिल हो गई तो एक्सपीडिशन जो है वो कामयाब हो गया, या फिर जो हमारा महाज था, महाज वो कामयाब हो गया। तो ये दो बेसिकली दो चीजें हैं।
जोग्राफिकल लोकेशन की नॉलेज, और फिर आपका एम और टारगेट। नेक्स्ट जो आपने चीज को देखना होता है वो दुश्मन की ताकत, कि दुश्मन के पास कितनी मैन पावर है, और फिर कितना उनके पास जो है डिफेंस और फिर सिक्योरिटी जो है, जो भी उन्होंने उसके जो प्रोटेक्शन के लिए जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजीज यूज की है, उसका जो है ना आपने प्रॉपर जायजा लेना होगा आपको। क्योंकि अगर से आप उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके पास कोई ऐसी डिफेंस की स्ट्रेटेजी हो जो आपके अटैक को काउंटर कर सकती है, तो आपका जो अटैक है वो फेल हो सकता है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप दुश्मन की जो है ना पावर का जायजा लें, कि उनके जितने भी मैन पावर है, इसी तरीके से जितनी भी उनका सिक्योरिटी और डिफेंस जो है मामला हैं, ये सब क्या है। इन तमाम तर चीज़ों का जो है ना आपने जायजा लेना होता है। इसके बिना आप कोई भी अटैक नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर जितना पॉसिबल हो सकता है, अगर से पॉसिबल हो, तो आपने कोशिश करना है कि तमाम तर इंफॉर्मेशन आप उनकी कदम कदम की ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तुर्कों का बहुत ही मशहूर शेर है कि मालूमात हर शय दिर। ये उनका मशहूर शेर है, मतलब एक कोट है उनका। वो बड़े तुर्क जो वॉर लॉर्ड्स थे या फिर मिलिट्री कमांडर्स थे, वो कहा करते थे कि अगर से इंफॉर्मेशन है आपके पास दुश्मन की, तो आपके पास हर चीज है। तो आपके आपके पास जो है दुश्मन की हर कदम कदम की इंफॉर्मेशन होनी पड़ती है। अगर से ये नहीं होता आपके पास, तो आप जो है आपके उस अटैक में फेल्ड होने का बहुत ही बड़ा चांस होता है। तो बेसिकली ये फोर चार चीजें हैं जो आपने जो है ना अपने जहन में रखना होता है। ये बहुत ही बेसिक है, मतलब ग्रास लेवल के ऊपर चीजें हैं। इसी के साथ आगे हम देखेंगे कि वॉर के अंदर क्या क्या चीजें वो जरूरी होती हैं, जो आपको अपने जहन में रखकर एक एक्सपीडिशन चलाना होता है या फिर लॉन्च करना होता है। तो बेसिकली ये चार चीजें आपने अपने जहन में रखना है, ताकि आपको पता चले अगर से एक्सपीडिशन छोटा सा भी हो तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो। लोग तो कहते हैं कि 313 के साथ हमने जो है बदर की जंग जीत ली थी। लेकिन अगर से मैं ये कहूँ कि अगर जो बदर में जंग हुई थी, अगर से वही जंग 313 की ओहद में होती, या फिर जब खंदक की जंग हुई थी उस वाले इलाके में होती, या फिर यरमोक के मैदान में होती, तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ओके। इस तरीके से जो है जोग्राफी लोकेशन जो है रिजल्ट्स को चेंज कर सकती हैं। और इसी तरीके से बदर का जब मामला हुआ था, तो प्रॉफिट इस्लाम को हर एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि कुरैश के लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो जो है लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरीके से वो पहुंच रहे हैं। तो उनको इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। इसी तरीके से प्रॉफिट इस्लाम ने बदर के मैदान में पहुंचते ही पहला काम ये किया था उन्होंने, कि अपने एक बंदे को भेजा, कहा कि दुश्मन का जायजा लो कि कितने लोग हैं, कितना उनके पास जो है ना कैवेलरी है, हॉर्समैन कितने हैं, कैमल राइडर्स कितने हैं। इन तमाम तर चीज़ों का जायजा लेकर बाद में जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से तब्दील किया था, चेंज किया था। ओके। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है बेसिक चार चीज़ें एक एक्सपीडिशन को देखने के लिए। ये लेंस होगा आपका इस एक्सपीडिशन को देखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट किए हमने कहाँ पर एंड किया था और कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था मिलिट्री एक्सकर्शंस के ऊपर। तो मिलिट्री एक्सकर्शन के टॉपिक के अंदर हमने ये जाना कि प्रॉफिट इस्लाम ने जो है कुरैश को दिखाया था कि हम जो है बहुत ही टफ है क्रैक करने के लिए, इतनी आसानी से हम जो है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। इस वजह से प्रॉफिट इस्लाम ने जो है कुरैश के कैरवान्स को हरास करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक पैरेलल स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रॉफिट इस्लाम ने कुरैश के साथ गेम खेला। एक तरफ जो है उनके कैरवान को हरास किया, उनका जो काफिला आ रहा था उसको हरास किया। दूसरी तरफ जो है प्रॉफिट इस्लाम ने कुरैश को किसी भी डिफेंस पैक में इंटर होने से रोक दिया। तो प्रॉफिट इस्लाम ने दोनों चीजें की, और फिर साथ साथ में यह किया कि प्रॉफिट इस्लाम ने अलाइंस जो पैक्ट है, अलायंस होती हैं, उन सबको साइन करना शुरू कर दिए। बनु दमरा, बनु जुहैना, खुजा और फिर गिफार, इन तमाम तर कबीलों के साथ जो है एक अलायंस का पैक्ट जो था वो साइन करना शुरू कर दिया प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने, ताकि अगर से ये लोग प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के दोस्त बन जाएंगे, तो कुरैश के साथ जो है वो उनकी दुश्मनी हो जाएगी। तो इस वक्त जब कुरैश जो है मुश्किल में होंगे, तो उनका सहारा कोई नहीं होगा, तो डिफेंस जो है उनका टोटली वीक होगा। तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से एक प्रॉपर पैरेलल स्ट्रेटेजी के थ्रू एक मिलिट्री एक्सकर्शन का जो है आगाज कर चुके थे वो। अब नेक्स्ट जो है एक प्रॉपर मिशन जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने लॉन्च करना था। तो उन्हीं मिशंस में से कुछ मिशन हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सिफल बहर और फिर खर्रार, अब्बार, अबीक, बुआत, सफवान, उशेरा और नखला।
ये तमाम तर एक्सपीडिशन जो है बदर से पहले जो है तय पाए हुए थे। सारे एक्सपीडिशन बदर से पहले लॉन्च हुए थे। इनमें सबसे पहला है मुफस्सिरीन मुहर्रिकीन के मुताबिक, हिस्टोरियंस के मुताबिक, कि सिफिल बहर का जो एक्सपीडिशन है वो सबसे पहला है। तमाम तर एक्सपीडिशंस में सबसे पहला जो है सिफिल बहर का था, जब प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की लीडरशिप के अंदर इस एक्सपीडिशन को लॉन्च किया था। तो अगर से मैं ये तमाम तरह एक्सपीडिशंस को कवर करूं तो ये एक सेंस नहीं बनाएगा आपको, क्योंकि जो मैंने लेंस दिया है उसके थ्रू आपने भी इसको जो है ना इसका जायजा लेना है। तो मैं इसमें तीन जो फेमस एक्सपीडिशंस हैं, जिसका जिक्र हदीस में भी हमें मिलता है और फिर कुरान पाक में भी इनके रिलेटेड आयत नाजिल हुई हैं, तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी जितने आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर के इसमें फॉन्ट में हैं, तो उन सब एक्सपीडिशंस को आपने स्टडी करना है और फिर उनके ऊपर जो है ना आपने असाइनमेंट लिखना है कि उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट इस्लाम ने क्या किया था, कौन लीडर था उसका, और किस तरीके से वो इवेंट्स टेक प्लेस हुए थे उस वक्त। इन तमाम तर चीज़ों को आपने जो है उसका नोट्स बनाकर आपने लिखना है। आपको लिटरेचर मिल जाएगा ड्राइव के अंदर। तो लेट्स सी मैं किस तरीके से अभी तीन एक्सपीडिशन को एक्सप्लेन करूंगा, उसी तरीके से आपने भी जो है ना बाकी एक्सपीडिशंस को एक्सप्लोर करना है। तो आज का हमारा क्लास का पहला टॉपिक है एक्सपीडिशन टू सिफिल बहर। देखिए, सिफिल बहर जो है तमाम तर जितने भी एक्सपीडिशंस के नाम है, ये प्लेस के ऊपर जो है नाम दिए गए हैं। मतलब वहां पर जो है ये महाज जो है तय पाया हुआ था कि सिफिल बहर पर ये महाज जो है पाना होना था। ये जो सिफिल बहर है, ये एक सी शोर का इलाका है। मतलब आप देख सकते हैं अरब का, अगर आप मैप देखेंगे तो मैं आप मेरी स्क्रीन के ऊपर नोट कीजिए। देखिए, ये है सी शोर, ये तमाम तर इलाका, ये है मक्का और फिर यहाँ पर है मदीना। ये देखिए इतना दरमियानी फासला है। तो इनके दरमियानी फासले में यहाँ पर जो इलाका आता है, जो सी शोर का इलाका, इस इलाके में हुआ था सिफिल बहर का वो गजवा। यहाँ पर एक और गजवा हुआ था, मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस इन सी शोर के ऊपर जो है सिफिल बहर का गजवा हुआ था। तो सिफिल बहर के अंदर क्या हुआ था बेसिकली, तो लेट्स सी पहले उसकी उसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि प्रॉफिट इस्लाम ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च करना था। उसकी वजह ये थी कि जब मक्का से मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना पहुंच रहे थे, तो कुरैश के लोगों ने उनके तमाम तर वेल्थ और प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर लिया था। उन्होंने जबरदस्ती छीन लिया था उनसे। तो जितने मुहाजिरीन पहुंचे थे मदीना के अंदर, वो सारे जो है पोर थे, मतलब गरीब थे। उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था। तो ये जो वेल्थ थी, इसको अक्वायर करने के लिए कुरैश के पास से प्रॉफिट इस्लाम ने इन तमाम तरह एक्सपीडिशंस को लॉन्च किया था। देखिए, इन तमाम तरह एक्सपीडिशंस के अंदर हमें कहीं पर फेलियर देखने को मिलता है, कहीं पर सक्सेस देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि ओवरऑल अगर हम जायजा लेंगे तो हमें पता चलता है कि हर एक्सपीडिशन ने अपने अपने तरीके से एक प्रॉपर जो है एक बेसिक जो एम था उसको उन्होंने अकम्प्लिश कर दिया। वो कैसे किया था अब हम देखेंगे जब हम स्टडी करेंगे तो उसको। तो सिफिल बहर के अंदर मुसलमानों के लीडर थे हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और कुरैश का जो लीड सरदार था वो अबू जहल था। तो बेसिकली कारवान जा रहा था कुरैश का, ट्रैवल करते हुए। तो सी शोर की तरफ जो है जब ये ट्रैवल कर रहे थे, तो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अपने 30 आदमियों के साथ, 30 हॉर्स राइडर्स के साथ जो है पहुंच गए थे उस सी शोर के पास। और अबू जहल के कारवान को स्टॉप कर दिया था। देखिए जसारत देखें आप, कुरैश के बंदे हैं 300, और फिर हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास जो है 30 बंदे हैं। उन्होंने सेकेंड थॉट भी नहीं दिया, क्योंकि हमजा इब्न अल मुत्तलिब का जो जिगरा था, मतलब उनका जो करेज था, वो बहुत ही आला लेवल का था, क्योंकि वो शिकार में बहुत माहिर थे। वो शिकार किया करते थे, वो हंटिंग किया करते थे। और हंटिंग में आपको बताऊं कि ये भी एक सुनना है, प्रॉफिट इस्लाम ने एडवाइस किया है कि हमें टारगेट शूटिंग सीखनी है, हंटिंग सीखनी है। तो उन्हीं में से एक सुना है, और अरब में बहुत ही मशहूर था ये वाला मामला, क्योंकि अगर से आपको वहां पर फार्मिंग नहीं देखने को मिलती थी, तो शिकार करके वो अपना खाना जो है तैयार किया करते थे। तो उन्हीं में से हमजा इब्न मुतलिब जो शिकार के लिए बहुत ही माहिर थे। तो उनकी जसारत बहुत थी, मतलब बहुत ही करेजफुल एक वॉरियर थे। तो उन्होंने चीफ इन कमांडर थे बदर के अंदर भी और फिर ओहद के अंदर भी। ओहद के अंदर तो शहीद हुए थे, लेकिन वही वहां पर वही चीफ इन कमांडर थे। तमाम दर आर्मी को अकेले चला रहे थे वो।
और तमाम जय्यद उलमा इकराम का एक इसके ऊपर कंसेंसस है कि अगर से हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब प्रॉफेट इस्लाम की वफात के बाद जिंदा होते तो पहले खलीफा वो होते। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने पहला एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, इसी तरीके से चीफ इन कमांडर भी थे, और फिर प्रॉफेट इस्लाम के साथ तमाम तर मामलात में जो है वो शिरकत किया करते थे, हर मामले के अंदर मशवरा दिया करते थे, क्योंकि उम्र में ही बड़े थे और एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। और मिलिट्री टैक्टिक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को आती थी। तो इन्होंने इनको जो है प्रॉफेट इस्लाम ने इस्लाम का पहला एक्सपीडिशन जो है इनके हवाले किया कि अब तुम्हें जाकर जो है लीड करना है। तो पहुंच गए थे 30 बंदों के साथ अबू जहल की कैरवान को स्टॉप करने के लिए। तो बेसिकली इनका मकसद था कि कैरवान को स्टॉप करके उसके ऊपर अटैक करें और उसका जो जितना ही माल है उसको लूट कर जो है माल गनीमत के तौर पर मदीना लेकर आए। तो जब उन्होंने कोशिश की, तो जैसे ही एक फाइट जो है क्लैश होनी थी, मतलब हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने अबू जहल के लोगों के ऊपर हमला करना था, उसी वक्त एक बंदा आता है जिसका नाम था मिजदी बिन अमर जुहानी। ये जुहैना कबीले से बंदा था, ये वहाँ के सरदारन में से एक सरदार था। वो पहुंच गया उनके बीच में और कहा कि अभी जो है ना इस लड़ाई को खत्म करना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक डिटेल बैकग्राउंड वजह है कि क्यों इस बंदे ने इंटरवीन किया था। तो जैसे ये आकर रोकता है, तो कुरैश को मौका मिल जाता है। अबू जहल पहले से ही हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब से बहुत ही डरता था, वो खौफ खाता था वो। तो जैसे उसको मौका मिला कि ये इंटरवीन होकर जो है ये मामला जो है खत्म हो रहा है, तो अबू जहल ने ऐसे किया कि अपने कैरवान को प्रोटेक्ट करते हुए उस कैरवान का रास्ता बदलते हुए जो है अपने रास्ते पर जो है वो चल पड़ा, और फिर कुरैश के लोगों ने वहां पर जो है वहां से एस्केप कर लिया उन्होंने। लेकिन जो बंदे ने इंटरवीन किया था, मतलब बीच में आकर इस क्लैश को रोका था, जो है ना कबीले का सरदार, उसकी वजह ये थी कि प्रॉफेट इस्लाम का काम था इनिशियल स्टेजेस में मदीना के कि तमाम तर कबीले जितने भी अतराफ में हैं उनके साथ जो है अलायंस का एक पैक्ट साइन किया जाए, ताकि मुसलमान जब जब परेशानी में हो, मुश्किलात में हो, तो ये कबीला जो है उनकी मदद करे। मतलब ये जो वाकया हुआ था, तो जो है ना कबीले के बहुत ही नजदीक आसपास हो रहा था। तो उस कबीले के नजदीक जो भी लोग होंगे इसको जब देखेंगे तो मुसलमानों की हेल्प के लिए पहुंचे। इस वजह से प्रॉफेट अलैहिस्सलाम जो है तमाम तर कबीले के साथ जो है साइन कर रहे थे। तो जो है ना एक कुरैश के तरीका का कबीला था, मतलब कुरैश का जो कबीला था उसके अंदर 12 कबीले आते थे। तो जुहैना का कबीला था, उसके अंदर भी 7-8 कबीले आते थे। तो अलग अलग कबीलों के साथ प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने एक पैक्ट जो है साइन किया था। कुछ के साथ कहा कि हम आपके साथ जो है बराबर के शरीक हैं, मतलब मुश्किलात में हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे, अगर कोई वार होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसी तरीके से आप हमारी हेल्प करेंगे। और कुछ को कहा कि आपका जो ट्रेड रूट है हम उसकी हिफाजत करेंगे, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। और कुछ के साथ कहा कि बस आप हमारे साथ और आपके साथ जो है एक पैक्ट है, तो ये एक पीस ट्रीटी है, मतलब आप और हम जंग नहीं करेंगे, पीस ट्रीटी। तो इस तरीके से प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने जो है जोहाइना कबीले के साथ जो है प्रॉपर पैक्ट बनाया हुआ था। तो जिस ये बंदे ने जब इंटरवीन किया, मिस्दी बिन अमर जुहानी, इसको पता था कि इनकी जो तादाद बहुत कम है, तो मुसलमानों को इसका नुकसान पहुंचना है। तो इस वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचने बचाने के लिए मिस्दी बिन अमर जो है वो इंटरवीन करता है और इस क्लैश को रोक देता है। तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम का जो पैक्ट था वो यहाँ पर काम आ गया कि मुसलमानों को नुकसान होना था। कुछ भी हो, 30 बंदे अगर 300 बंदों से लड़ेंगे तो जाहिर है बहुत ही बड़ा नुकसान ही होना था। तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम का जो पैक्ट था, जो अलायंस का पैक्ट था, वो यहाँ पर काम आ गया। इस तरीके से ये वर्क वर्क जो है हुआ था, वो पैक्ट जो है यहाँ पर वर्क हुआ था। तो बेसिकली फिर से मैं यही पर वही हाईलाइट करूंगा कि जब आप एज अ स्टेट्समैन देखते हैं प्रॉफेट इस्लाम को, एज अ मिलिट्री कमांडर देखते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि कितनी आला तरीन स्ट्रैटेजीज प्रॉफेट इस्लाम ने जो है इस्तेमाल की है। इसको अगर आप ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि दुश्मन अटैक करेगा, आप भी अटैक करेंगे, उसके पास डिफेंस होगा और आपके पास काउंटर डिफेंस होगा, सॉरी आपके पास काउंटर अटैक होगा। और अगर उसके पास काउंटर अटैक होगा, आपके पास जो है उसके काउंटर अटैक के लिए डिफेंस नहीं होगा, बल्कि उसके काउंटर अटैक के लिए आपके पास काउंटर अटैक होगा। तो प्रॉफिट इस्लाम की स्ट्रेटेजी इस तरीके से चलती थी, मतलब कहीं पर भी पैसिवनेस नहीं नजर आती कि अगर उनके पास माहिर डिफेंस है तो आपके प्रॉफिट इस्लाम के पास भी डिफेंस है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट इस्लाम के पास हर हमेशा काउंटर अटैक होता है। कोई भी डिफेंस वो इख्तियार कर ले, हमारे पास जो है अटैक होगा। बस रिट्रीट तभी किया जाता था, मतलब जंग से पीछे तभी हटा हटा जाता था जबकि जरूरी है कि तब हटा जाए।
अगर से इस वक्त जंग से नहीं हटेंगे हम, तो आगे जाकर इनसे बदला नहीं लेंगे। तभी जो है जंग से हम रिट्रीट करते हैं, वरना तो मुसलमानों का हर वक्त जो है शियार रहा है कि वो अटैक करें। क्योंकि अगर से वो अटैक करेंगे तभी वो दुश्मन को जो है वो काबू कर पाएंगे, कॉन्कर करके उसको अपने ताबे कर सकते हैं। क्योंकि मुसलमानों का कभी भी ये एम नहीं था कि वो किसी लैंड को अक्वायर करे या फिर अपनी बाउंड्री को बढ़ाए। हर हमेशा उनका एम था कि जुल्म को खत्म करे और अमन का जो है क्याम करे। और इसके लिए जो बाउंड्री थी वो तमाम दुनिया थी। बस फ्रंटियर्स होते हैं मुसलमानों के, मुसलमान की जो कंट्री होती है उसके फ्रंटियर्स होते हैं। मतलब जो इलाके होते हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर, वो फ्रंटियर्स कहते हैं। फ्रंटियर्स इस वजह से कहते हैं हम, क्योंकि उसको फैलना होता है, आगे बढ़ना होता है। अगर बाउंड्री कहेंगे तो उसको वहीं पर जो है ना लिमिटेड, सीमित रहना पड़ेगा। इसलिए हम मुसलमानों की बाउंड्री को फ्रंटियर्स कहते हैं, क्योंकि उसको हर हमेशा जो है आगे जो है फैलना, स्प्रेड होना होता है। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एक्सपीडिशन है उशेरा। उशेरा का जो एक्सपीडिशन है ये बहुत ही फेमस एक्सपीडिशन है, क्योंकि प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने खुद लीड किया था मुसलमानों को इसके अंदर। तो इससे पहले मैं आपको एक जोग्राफिकल लोकेशन दे दूं कहाँ पर ये उशेरा का जो है पैक्ट एक्सपीडिशन हुआ था। तो आप मेरी स्क्रीन को ऑब्जर्व करें। अभी जितने भी मैं तमाम तर क्लासेस लूंगा, तो इसमें ना थोड़ा सा मैं स्लो ही चलूंगा, क्योंकि जंग के मामला होते हैं, तो आपको समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग चलाना पड़ता है आपको, कि किस तरीके से मामले जो है तय पा हो रहे हैं। क्योंकि सारे लोग जो है ना उस मिलिट्री टैक्टिक्स से अवेयर नहीं होते, या फिर उस तरीके से सिरा को नहीं समझ पाते। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा, तो बस सिरा जो है वो मस्जिद वाली हो जाएगी, कि बस आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने उनको मार दिया, इनको मार दिया, जंग जीत गए। तो उसमें कुछ सेंस नहीं बनी किस तरीके से हुआ था। ये अगर से नहीं पता चल रहा आपको, तो इस क्लास का जो है ना मकसद जो है वो जायल होगा। इस वजह से मैं थोड़ा स्लो चलूंगा और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, ताकि आपको पता चले कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, वो किस तरीके से मामले जो है तय पाए हुए थे। तो आप मेरे कर्सर को नोट करें। देखिए ये मदीना और फिर ये मक्का, इसके जो दरमियानी इलाका था ये रोड का इलाका था। और जो आपस के इलाके थे वो डेजर्ट इलाके थे, जो हम हिजरत के वक्त जो है देख चुके हैं। तो कुछ अतराफ जो है पहाड़ थे, जो मदीना को एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड सिटी बना रहे थे। इस वजह से कुरैश के लोगों ने डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं किया था मदीने के ऊपर। मदीना का जो अतराफ का इलाका था, यहाँ पर पहाड़ जो है ना वो उसको सराउंड कर रहे थे। कभी भी कुरैश ने जो जरूरत नहीं की अटैक करने के लिए। इसलिए हर हमेशा उन्होंने ओपन ग्राउंड का जो है उसको सेलेक्ट किया था कि यहाँ पर जंग होगी। तो जब ये एक्सपीडिशन हो रहा था उशेरा का, तो उशेरा का एक्सपीडिशन जो है यहाँ पर हुआ था। जो टी मार्क दिख रहा है आपको, रेड कलर, यहाँ पर जो है ना उशेरा का एक्सपीडिशन जो है अ, हो रहा था। तो ये मक्का था। मक्का से एक कैरावान चला था यहाँ से सीधे। नोट कीजिए मेरे इस पॉइंट को, यहाँ से चला था ये मक्का का कैरावान। तो ये था मदीना। मदीना के सेंट्रल सिटी के अंदर मुसलमानों का जो मतलब आर्मी ट्रूप जहाँ से निकलनी थी, तो यहाँ था वो। तो मदीना के सेंटर से वो पहुंच रहे थे उशेरा की तरफ। लेकिन मक्का के लोग जब निकल रहे थे यहाँ से, इस वैली को हम कहते हैं यम्बू वैली, याम्बू वैली। इसको आप जहन में रखिए। जब वो पहुंच रहे थे याम्बू वैली की तरफ, तो मुसलमानों को थोड़ा सा देर बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मक्का का जो कुरैश का जो कैरवान है वो निकल चुका है मक्के से, और फिर शाम की तरफ जो है वो जा रहा है। तो बहुत देर बाद जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसी दौरान जब जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो मदीना से एक ग्रुप निकला। जब तक वो पहुंच रहा था वहां पर, मक्के का जो कैरवान था वो उनसे पहले जो है वहां से निकल चुका। ओके, ये असल में इवेंट हुआ था वहां पर। अब हम देखते हैं इसको क्रोनोलॉजिकली, कि सीक्वेंस में किस तरीके से हुआ था। बहुत ही सिंपल करके मैंने नोट्स बनाकर इस मॉड्यूल के अंदर डाल दिया है, ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्सपीडिशंस किस तरीके से हुआ करते थे। पहली बात कि कहाँ और फिर किस किस कब जो है ये एक्सपीडिशन हुआ था। तो बेसिकली ये जो एक्सपीडिशन है वो सेकेंड हिजरा, मतलब हिजरत के दूसरे साल में हुआ था, याम्बा वैली में, या फिर याम्बू वैली, दोनों ही नाम सही हैं इसके लिए। जुमादिल आखिरा, मतलब जुमादी सानी जो महीना हम कहते हैं, इस महीने के अंदर दूसरे हिजरी सेकेंड हिजरी में याम्बू वैली में ये एक्सपीडिशन जो है तय पाया हुआ था। तो इसकी लीडर जो थे प्रॉफेट अलैहिस्सलाम खुद थे, उन्होंने लीड किया था। और इसके फ्लैग बेरर जो थे वो हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे। अब देखते हैं हम रीजंस। तो बेसिकली रीजन वही है जो मैंने पहले बताया आपको, कि प्रॉफेट इस्लाम ने
वो वेल्थ जो है वापस से एक्वायर करना था कुरैश के पास से, जो उन्होंने लूट लिया था मुहाजिरीन के पास से। तो वो वेल्थ जो है वापस से एक्वायर करने के लिए, और फिर कुरैश को बताना था कि हम जो है कोई भी कम नहीं है, बहुत मुश्किल है हमें अगर से तुम्हें ओवर ओवर पावर करना है तो। और फिर ये भी बताना था कि इस्लामिक नेशन जो है उसकी बुनियाद किस तरीके से होनी थी। कि जब आप बहुत सारी हिकमतें लगाते हैं, बहुत सारी आप इंटेलेक्चुअल वर्क्स करते हैं, उसके बाद भी जब कोई ढीठ लोग होते हैं तो उनको आपने टेक ओवर करने के लिए माइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली फाउंडेशन में ये माइट का इस्तेमाल करने का जो है वो भी एक प्रॉपर हमें एविडेंस जो है यहाँ से मिलता है। तो ये रीजंस थे उशेरा एक्सपीडिशन के। अब जो मैंने इवेंट बताया आपको वही था कि मक्का के मुशरिकीन जो है निकले थे मक्का से शाम की तरफ। शाम की तरफ एक कैरवान जा रहा था, तो यम्बू वैली की तरफ ने, क्योंकि यम्बू वैली जो है वो बहुत ही सेफ था अटैक करने के लिए, इस वजह से मुसलमानों ने सोचा कि यहाँ पर हमने जो है उनको अटैक करना है और सीज करना है। जब तक वो पहुंच रहे थे वो वहां से निकल गए थे। मक्का के मुहाजिरीन 150 मुहाजिरीन 30 कैमल और हॉर्सेस के साथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनका जो है ना ये टारगेट मिस हो गया था। लेकिन ये टारगेट मिस होने के बावजूद जो है उनका एक बहुत ही प्रॉपर एक टारगेट था जो उन्होंने अचीव कर लिया। वो क्या था, और फिर यही कैरवान था जो एक बहुत ही बड़े इवेंट को इसने लीड किया था। तो जब शाम की तरफ एक कैरवान जा रहा था तो मक्का सॉरी मुसलमानों ने इसको मिस कर दिया। लेकिन प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने सोचा जब ये वापस रिटर्न होगा इसी तरफ से, जाहिर है जब कैरवान जाना था तो उसको गुड्स सेल करने थे, वापस से जब वो लौटेगा तो वो सामान लेकर लौटेगा जो मक्का के अंदर बहुत ही नेसेसिटी का होगा, तो उसको हमने लूट लेना है। तो इसके प्लानिंग में प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर लोगों को कहा कि सहाबा इकराम को, तुम्हारा ये काम होगा जब जैसे ये कैरावान लौटेगा तो तुमने इसको जो है स्टॉप करके जो है इसका माल लूट लेना है। तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने इनको ये एडवाइस दे दी। तो इसी दौरान जब प्रॉफेट अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे तो उन्होंने अबू सलामा को जो है मदीने का जो है प्रॉपर लीडर डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे एब्सेंस में तुमने जो है यहाँ पर तमाम तर मामलात की जो है निगरानी करनी है। तो अबू सलामा जो है प्रॉफेट अलैहिस्सलाम के कजिन ब्रदर थे ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तो अबू सलामा जो है मदीना की मामला चला रहे थे, तो प्रॉफिट इस्लाम निकले थे इस एक्सपीडिशन के लिए। हालांकि एक्सपीडिशन जो है पार्शियली फेल था, लेकिन कंप्लीटली अगर देखा जाए तो कामयाब था। किस तरीके से अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कारवान लौट रहा था शाम से वापस मक्के की तरफ, उस वक्त जो है मुसलमानों ने उसको रोक लिया था, सीज करके उसके माल को जो है लूटने की कोशिश की थी। अबू सुफियान का काफिला था। जब उन्होंने अबू सुफियान के इस बड़े काफिले को रोक लिया था तो मक्के के लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी। जैसे ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है उन तक, तो वो लीड करता है बैटल ऑफ बदर की, बैटल ऑफ बदर को। क्योंकि मक्का के मुसलमान मुशरिकीन जो है वो बहुत ही एकदम इंटेंस गुस्से में आ जाते हैं कि इन मुसलमानों की इतनी जरूरत कि हमारे इतने बड़े काफिलों को ये रोक ले। अब तो ये मामला जो है जंग में ही डिसाइड हो सकता है। जंग में ये मामला डिसाइड करने के लिए मक्का के मुशरिकीन ने जो है बदर की जंग जो है छेड़ी थी। हालांकि मुसलमानों ने खुद उनको उनके ऊपर अटैक किया था, काउंटर अटैक, उसको हम देखेंगे बदर की जंग में। तो बेसिकली इतना बड़ा जो है इवेंट टेक प्लेस हुआ था। जो उन्होंने इस जिस कारवान को उन्होंने रोका था उसने लीड किया बदर की जंग में, और बदर की जंग ने लीड किया मुसलमानों के उरूज तक। अगर से बदर की जंग में मुसलमानों को जीत नहीं मिलती तो कभी भी वो वाला उरूज नहीं मिलना था मुसलमानों को, जो उरूज उनको अरेबिया के अंदर मिला था उस वक्त। तो इतना बड़ा जो है खैर था इसके अंदर। इसी तरीके से जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम वापस लौट रहे थे मदीना की तरफ, तो अतराफ के कुछ कबीले थे उनके साथ एक और अलायंस पैक्ट साइन कर लिया प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने। और वो अलायंस पैक्ट जो है बहुत ही कारगर साबित हुआ। क्योंकि अगर से वो लोग, उन लोगों ने मदद की होती कुरैश की, जब मुसलमानों ने उस कैरवन को स्टॉप किया था, तो उस वक्त जो है वहां पर मुसलमानों को लॉस होना था। क्योंकि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने अलायंस का पैक्ट जो है साइन किया था, इस वजह से मुसलमानों का कोई लॉस नहीं हुआ था उस वक्त, और अबू सुफियान के काफिले को रोक लिया गया था। ओके, इस तरीके से फिर हम उसी एंगल उसी पॉइंट के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम एज अ स्टेटमैन डील कर रहे हैं, अलायंस कितनी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सपीडिशन है वो नकला का एक्सपीडिशन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसके मुतालिक जो है ना आयत नाजिल की थी। क्योंकि इसके अंदर एक मामला हुआ था जिसको क्लियरिफाई करना था। वो प्रॉफिट इस्लाम खुद शक में थे कि क्या करना है इस वक्त। तो अल्लाह ताला ने इसको क्लियर करने के लिए उस आयत को नाजिल किया था और फिर बहुत ही क्लियरिटी के साथ इस मामले को सेटल किया था।
तो अब इसके जोग्राफिकल लोकेशन को आप देख लें। अभी हमने देखा था मक्के से मदीना की तरफ जैम्बू वैली में उशैरा का एक्सपीडिशन हुआ था। अब जो एक्सपीडिशन होना है वो मक्के से तैफ के बीच में जो इलाका था, नखला, नखला वैली हम इसे कहते हैं, इस इलाके में जो है ये एक्सपीडिशन हुआ था। अब आप जोग्राफिकल लोकेशन जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये जहन में रखना है कि जब आप वैलीज को किस वजह से प्रॉफिट अलैहिस्सलाम बार बार जो टारगेट कर रहे हैं, याम्बू वैली, नकला वैली। देखिए वैली ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है कैरवान जो है वो रेस्ट करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। तो एक बहुत ही सेफ प्लेस होती है ताकि उनका जायजा लेकर उनको उनके ऊपर एक सडन रेड कर दी जाए उनके ऊपर। इस वजह से ये वैलीज को सेलेक्ट किया जा रहा है बार बार अटैक करने के लिए। यहीं पर फिर से वही पॉइंट जो है वापस आता है कि जोग्राफिकल लोकेशन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो नकला वैली में ये इवेंट हुआ था। अब हम इसको सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं किस तरीके से हुआ था। तो ये कैंपेन को लीड किया था अब्दुल्ला इब्ने जहश रजी अल्लाह अन्हु। सहाबा सहाबा इकराम में बहुत ही जयद सहाबा इकराम में से थे ये। तो इन्होंने जो है ना इस एक्सपीडिशन को अपने ऊपर जो है इसका जिम्मा लिया था। प्रॉफिट इस्लाम ने इसको इसका कमांडर डिक्लेयर कर दिया था। अब्दुल्ला इब्ने जहाज जो है नकला एक्सपीडिशन के कमांडर होंगे। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक हिडन हमें सीख मिलती है, वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से। और कमांडर और बिलीवर जो है अब्दुल्ला इब्ने जहाज थे। तो इसी के साथ जो है फ्लैग बेरर जो थे वो अ, मक्का के, सॉरी, इब्ने जहाश अल असदी, और फिर उनके साथ जो है इब्ने जहाश अल असदी जो है वो फ्लैग बेरर मतलब बैनर होल्डर थे वो। देखिए फ्लैग जो है वो एक छोटा सा एक फ्लैग होता है, मतलब छोटा सा एक कपड़ा। लेकिन जो बैनर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। बैनर बस वो जंग के अंदर जो इस्तेमाल किया करते हैं हम। और फिर जब आपने किसी जगह पर रिप्रेजेंट करना है अपनी कंट्री को, उस वक्त हम बैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो बैनर का जो पहला इस्तेमाल था वो नकला के एक्सपीडिशन में इस्तेमाल हुआ था। तो इब्ने जहाश अल असरी जो है फर्स्ट बैनर होल्डर ऑफ इस्लाम थे। इन्होंने बैनर को होल्ड करते हुए नकला का एक्सपीडिशन जो है स्टार्ट किया था। तो नकला का एक्सपीडिशन जो है ये रजब के महीने में सेकेंड हिजरा में जो है हुआ था, मक्का और तैफ के इलाके के बीच में। और रीजन बेसिकली ये था कि मक्का के एक मुशरिकीन को ये बताना था कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें डरा सकते हैं, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि मक्का और तैफ के बीच में जो इलाका था वो मुशरिकीन के बहुत ही करीब था इलाका। और वहां पर अगर आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं तो ऐसे है कि दुश्मन को जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देना उनको। तो ये उनको जो है ना प्रॉपर से उनको एक मैसेज देना था। ये बेसिकली उसका एक रीजन था। अब आता है इवेंट्स कि किस तरीके से हुआ था ये। बेसिकली 12 लोग थे अब्दुल्ला इब्ने जहाश के साथ जो इस एक्सपीडिशन पर जा रहे थे। एक ही एक कैमल था जो दो दो लोगों को बारी बारी से जो है लेकर जा रहा था, मतलब 6 कैमल्स थे, 12 लोगों को वो लेकर जा रहा था। तो इसके अंदर प्रॉफेट इस्लाम ने एक खतूत लिखा, एक लेटर। उसके अंदर एक सीक्रेट अहकामात थे कमांडर को, और कहा कि ये लेटर लो और तुम्हें तैफ के रास्ते के ऊपर चलना है, इस रास्ते के ऊपर अपने सफर को जो है जारी रखना है। और फिर 2 दिन बाद जैसे तुम अपना सफर स्टार्ट करो और 2 दिन जो है बीत जाए, उसके बाद जो है तुमने इस लेटर को ओपन करना है। तब जाकर लेटर जो है तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो प्रॉफेट इस्लाम ने उस लेटर में लिखा था कि 2 दिन के बाद जो है तुमने नकला वैली पहुंचना है। और वहां पर एक कैरवान आ रहा होगा कुरैश का, और उसके अंदर बहुत सारे नेसेसिटीज जो है कुरैश के मौजूद होंगे उसके अंदर। उसको तुमने जो है ना स्टॉप करना है। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो वक्त डिसाइड किया था, बेसिकली वो रजब का महीना था। रजब का महीना ऐसा होता है कि उस वक्त जंग नहीं लड़नी होती थी। 4 महीने थे जो बहुत ही जो है ना सेक्रेट माने जाते थे। उस वक्त मुशरिकीन भी जंग नहीं लड़ा करते थे। तो प्रॉफिट इस्लाम ने रजब का महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो डे होगा उस मंथ के बाद, उस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में तुमने जो है इस कैरवान को सीज करके इसको लूटना था। लेकिन रजब के आखिरी दिन में ये कैरवान जो है मुसलमानों के सामने आ जाता है, मतलब उनके सामने आता है नकला वैली के अंदर। तो सहाबा इकराम जो है परेशान हो जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जहाश और फिर दूसरे सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करना है हमें। अगर से हम इन्हें जाने देंगे तो ये मक्का पहुंचकर एक प्रॉपर फोर्स लेके आकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस वक्त। और दूसरी सिचुएशन ये है कि रजब का महीना है और हम इनके ऊपर जो है अटैक नहीं कर सकते। तो बहुत ही कंसल्टेशन करने के बाद जो है
मुसलमानों ने डिसाइड किया कि हमने जो है इनके ऊपर अटैक कर देना है, क्योंकि अगर से हम इनके ऊपर अटैक नहीं करते तो हमारे लिए जो है वो दोनों तरफ से थ्रेट होगा, हम जो है खत्म हो जाएंगे। तो अटैक कर दिया मुसलमानों ने। तो पहले जो है ना तीर चलाया उतबा इब्ने गजवान, और सॉरी तीर चलाया एक सहाबी ने एक तीर चलाया और फिर अमर इब्ने हदरमी को मार दिया। अमर जो हदरमी था, इब्ने हदरमी, ये उस कैरवान को लीड कर रहा था, ये कुरैश के लोगों में से था और उस कैरवान को लीड कर रहा था। तो तीर चलाकर उसको मार दिया। इसी तरीके से दो बंदे को उन्होंने कैप्टिव बना लिया, मतलब कैदी बना लिया उस जंग का। तो जब वो उस जंग का कैदी बना लेते हैं दोनों दो लोगों को, तो उनमें से एक बंदा था जो एस्केप, जो जिसने एस्केप कर लिया था। वो उस बंदे का नाम है क्या नाम था उसका, नौफल। नौफल जो है ये अब्दुल्ला इब्न अल मुगीरा का बेटा था। तो इसका जो बेटा था नौफल, इसने एस्केप कर लिया वहां से। तो दो बंदों को इन्होंने कैप्टिव बना लिया, उस्मान और फिर इब्ने कैसन को कैप्टिव बना लिया, और फिर अमर इब्ने अदरमी को मार दिया। और नौफल जो है वहां से एस्केप कर गया। जब तक नौफल पहुंच रहा था मक्के तक जो है, तब तक मुसलमानों ने उस कैरवान को लूट कर जो है वो मदीना पहुंच गए थे। तो वो पहुंचते हैं प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के पास और बताते हैं कि इस तरीके से जो है इंसिडेंट हुआ था। तो जब प्रॉफिट अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने जो है ना ये सेक्रेट मंथ्स की, इसकी हुर्मत को पामाल किया है, तुमने अटैक नहीं करना था इस दिन के अंदर। तो प्रॉफिट इस्लाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और बहुत ही जो है ना अफसुर्दा हो गए थे सहाबा इकराम जो इस एक्सपीडिशन के ऊपर गए थे। और तमाम तर जितने सहाबा इकराम थे उनके ऊपर जो है ना एक तरीके का ना रिजेक्शन वाला बिहेवियर उनकी तरफ दिखा रहे थे। तो सहाबा इकराम बहुत ही परेशान थे। लेकिन इस वक्त जो है प्रॉपर अल्लाह ताला ने जो है ना आयत रिवील कर दी कि इसके रिलेटेड क्या अहकामात होने थे। वो आयत है सूरह बकरा के है आयत नंबर 2, आई थिंक 192 टू 193, और फिर 217 टू 218, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया कि ओ प्रॉफिट, ये लोग पूछते हैं आपसे, ए रसूल, कि इन हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसे है। तो बताओ उनको, बेशक इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर जंग करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन जो गुनाह इन्होंने कमिट किया है, इन कुरैश के काफिरीन ने और फिर मुशरिकीन ने अल्लाह ताला का रद्द किया, उसके रसूल का रद्द किया, और फिर उनके साथियों को अपनी सिटी से जो है एग्जाइल कर दिया, ये अल्लाह ताला की नज़र में बहुत ही बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह कि ये जो महीने हैं जहाँ पर लड़ना मना है, उस वाले गुनाह से भी ये वाला गुनाह जो है बहुत बड़ा है। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो है एक परमिशन दे दी थी कि तुम जो है अपना बदला लेने के लिए जो है इन हुर्मत वाले महीनों के अंदर भी जो है जंग कर सकते हो। तो जब अल्लाह ताला ने ये आयत रिवील की तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है एक्सेप्ट कर लिया इनके इनकी इस एक्सपीडिशन को, और तमाम तर जो है माले था, हरीमत था, उसको शेयर किया सब लोगों के साथ। और फिर सहाबा इकराम को जो है एक तसल्ली मिली कि उन्होंने जो काम किया था वो सही किया था। इस दौरान जो है ना एक वाकया हुआ था कि साद इब्ने अबी वकास और फिर इनके साथ एक और सहाबा थे, इनका नाम था उतबा इब्ने गजवान। इन्होंने जो है ना अपना कैमल लॉस्ट कर दिया था, मतलब उनका एक ऊंट जो था वो गुम गया था। तो उस वैली में वो ढूंढ रहे थे उसको, ढूंढते ढूंढते वो सहाबा इकराम से मदीना नहीं पहुंचे थे वो। तो प्रॉफिट इस्लाम को डर था कि ये लोग जो है कुरैश के हाथों में पड़ जाएंगे, ये इनको कैप्टिव बना लेंगे। तो इस वजह से प्रॉफिट इस्लाम ने क्या किया, जो दो कैप्टिव बनाकर लेकर आए थे मुसलमान मुसलमान मतलब अब अल हकीम इब्न कैसान और फिर उस्मान को, तो प्रॉफिट इस्लाम ने इनको रिलीज नहीं किया। जबकि कुरैश के मुशरिकीन दियत देने के लिए तैयार थे, मतलब जो इनके रिटर्न में जो पैसे मनी देना था उसके लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉफिट इस्लाम ने रिलीज नहीं किया। क्योंकि प्रॉफिट इस्लाम का यहाँ पर ना एक प्रॉपर श्रूड मूव था कि अगर से साद इब्न अबी वकास और फिर उस्मा उतबा इब्न गजवा नहीं पहुंचते, तो इनके बदले में जो है मैं इनको एक्सचेंज कर लूंगा। तो इस वजह से प्रॉफिट इस्लाम ने इनको रिटर्न नहीं किया था जब तक कि साद इब्न अबी वकास प्रॉपर सेफ्टी के साथ मदीना नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पर भी एक मिलिट्री कमांडर की जो है ना सेंस हमें देखने को मिलती है कि प्रॉफिट इस्लाम ने किस तरीके से डील किया था। और जो रिजल्ट है बेसिकली कैंपेन का, वो ये कि अमीर इब्न हादरमी को मार दिया था जो लीडर था उनका। और फिर कुरैश को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो जो कैरवान आ रहा था तैफ से, तैफ जो है वो एक इलाका था जहाँ से एक उन्होंने तिजारत करनी थी, तैफ और फिर शाम।
साउथ साइड और फिर नॉर्थ साइड, दोनों तरीके से वो तिजारत किया करते थे। तो इस तरफ की तिजारत जो है उनकी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, क्योंकि तैफ के अंदर घुसकर मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला करके उनकी कैरावान को जो है लूट लिया था। तो बहुत ही बड़ा थ्रेट था कुरैश का। और फिर अल्लाह ताला ने आयत रिवील करके इस मसले को हल किया था। और फिर इस यही कैरावान था जो एक्चुअली कुरैश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है कि मुसलमानों ने हमारे इलाके में घुसकर हमारे कैरवान को लूट लिया। तो इस गुस्से ने जो है उनको पूरी तरीके से तैयार कर दिया कि अब तो हमें जंग करनी ही करनी है। तो ये इसके बेसिकली रिजल्ट्स थे। आखिरी टॉपिक जो है हमारे आज के, चेंज इन किबला और फिर रमजान के फास्ट। तो इसी दौरान ना एक दो वाकया तो जो है हुए थे, चेंज इन किबला। तो प्रॉफिट इस्लाम मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ा रहे थे। तो उनके दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि हमें जो है ना बैतुल मुकद्दस की तरफ टर्न होकर नमाज नहीं पढ़ना, बल्कि मक्के की तरफ जो है उसकी तरफ फेस करके, उसकी तरफ जो है टर्न करके उसके टुवर्ड्स नमाज पढ़नी है। जैसे ही प्रॉफिट इस्लाम के दिल में यह ख्याल आता है तो अल्लाह ताला जो है इसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला जो है हर चीज, हर शय के ऊपर जो है कादिर हैं। तो अल्लाह ताला को दिल के अंदर की चीज ही पता चल जाती है। तो अल्लाह ताला उनको कमांड करते हैं कि नमाज की हालत में कि आपने जो है अपना किबला चेंज कर लेना है। तो प्रॉफिट इस्लाम बैतुल मुकद्दस की तरफ जो है नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान जो है असर की नमाज थी, वो असर की नमाज में जो है अपने किबले को चेंज कर लिया। और तमाम तर सहाबा किराम ने भी जो है अपने किबले को चेंज कर लिया। वो जो वाकया जहाँ पर तय पाया हुआ था वो मस्जिद किबलतैन हम कहते हैं आज उसको। वहां पर ना दो दो मतलब दो तरीके के टॉम्स बना दिए गए हैं, क्या कहते हैं हम उसको, गुम्बस, गुम्बस बना दिए गए हैं दो तरीके के। एक पॉइंट आउट करता है मस्जिद अल अक्सा की तरफ, दूसरा पॉइंट आउट करता है मस्जिद अल हरम की तरफ। तो बेसिकली वो इशारा है कि यहाँ पर मुसलमानों का ये पहला किबला अल अव्वल था। ये जो दूसरा जो किबला है अभी, ये किबला किबला जो है प्रेजेंट वाला किबला है मुसलमानों का। तो ये पॉइंट आउट करता है। तो किबला का चेंज का जो वाकया हुआ था ये सेकेंड हिजरा में हुआ था। इसी तरीके से रमजान के जो रोजे हैं वो भी सेकेंड हिजरी के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर फर्ज कर दिए गए थे। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि प्रॉफिट इस्लाम जब मदीने में पहुंचते हैं तो यहूदी और नसरान जो है रोजा रखा करते थे आशूरा का। तो प्रॉफिट इस्लाम ने तहकीकात की और पूछा कि किस वजह से तुम रोजा रखते हो। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दी थी इस दिन, इस वजह से हम रोजा रखते हैं। तो प्रॉफिट इस्लाम ने कहा कि मूसा से तो हम आपसे भी ज्यादा करीब हैं, हमें तो आपसे ज्यादा बढ़कर रोजा रखना चाहिए इस दिन का। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है आशूरा का रोजा जो है वो फर्ज कर दिया था। तो आशूरा का रोजा जो है 10th है मुहर्रम और फिर 9th मुहर्रम का जो है रोजा रखने के लिए जो है कमांड किया था मुसलमानों को। तो उस जब तक कि रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे तो ये दो रोजे जो है फर्ज थे। तो सेकेंड हिजरा के अंदर रमजान के रोजे मुसलमानों के ऊपर फर्ज कर दिए जाते हैं। तो आशूरा का रोजा जो है वो सुपरगैटरी हो जाता है, मतलब नफिल रोजों में जो है वो चले जाता है। तो जो रमजान के रोजे थे वो भी सेकेंड हिजरी में, और फिर एक्सपीडिशन सेकेंड हिजरी में, और फिर किबला का जो चेंज हुआ था वो भी सेकेंड हिजरी में। और फिर बदर जो है इसके आखिर में जो है रमजान का महीना था, उस वक्त जो है बदर की जंग भी हुई थी। तो सेकेंड हिजरी जो है बहुत ही नोटेबल ईयर है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट जो है टेक प्लेस हुए थे मुसलमानों के। तो लेट्स सी कि अब लेसन्स हम क्या इससे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली मैं दो चार लेसन्स हाईलाइट करूंगा इससे रिलेटेड, कि प्रॉफिट इस्लाम की जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी, स्ट्रेटेजी थी, वो बहुत ही आला लेवल की थी। कि किस तरीके से प्रॉफिट इस्लाम ने नकला एक्सपीडिशन में एक लेटर लिखा और फिर सीक्रेसी मेंटेन की। उस एक्सपीडिशन के लीडर को तक पता नहीं था कि उन्होंने जाकर इस कैरवान को रेड करना था। बेसिकली ये जो मामला था वो इस वजह से था कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। हमें पता है कि साहबा इकराम बहुत ही लॉयल थे, लेकिन जगह कुछ जगह पर ऐसे मामला होते हैं कि आपने सबसे अपने करीब तरीन लॉयल से लॉयल बंदे से भी आपने जो है सीक्रेट रखना पड़ता है। क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर से लीक हो जाए तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाना था। इस वजह से प्रॉफिट इस्लाम ने सीक्रेसी प्रैक्टिस करते हुए इस एक्सपीडिशन को जो है लॉन्च किया था। ये जो टैक्टिक्स है बहुत बाद जाकर जो है वेस्टर्न वॉरलॉर्ड्स ने प्रॉफिट इस्लाम से सीखी थी। ये सीक्रेट रखना जंग के अंदर बहुत ही बड़ी एक जो है ना, क्या कहूँ मैं आपको, बहुत आला लेवल की एक क्वालिटी होती है मिलिट्री कमांडर की है। इसको बहुत अरसे के बाद मिलिट्री कमांडर ने जो है लर्न किया था प्रॉफिट इस्लाम से। नेक्स्ट जो मैं हाईलाइट करूंगा वो है कि मुसलमान की जो इज्जत और फिर उसकी वेल्थ प्रॉपर्टी, जान और माल की जो हुर्मत, जो उसकी रेस्पेक्ट होती है, वो जो है
उन हुर्मत वाले महीनों में जंग जो करना था उससे ही बढ़कर थी। मतलब अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों में जंग जो है लड़ना मना किया था, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ हुआ था उस वजह से अल्लाह ताला ने उसको भी अलाउ कर दिया था। कि हम जिससे हम ये क्या सीखते हैं कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, मुसलमानों के ऊपर जो है ना बहुत ही ज्यादा शिद्दत से ऑपरेशन होता है, टायरानी होती है उनके ऊपर, तो किसी भी तरीके का जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, किसी भी तरीके का जो है ना वो रूल नहीं रहता। मतलब हम समझते हैं कि मजहबी जो उमूर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब गरीब को खाना खिलाना और फिर इसी तरीके से जितने ही मामला थे हमारे मजहब के, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनना, मस्जिद तामीर करना, और फिर अजान के लिए पिलर्स बनाना, देखिए ये मैटर करते हैं इस्लाम के अंदर। लेकिन जब मसला आ जाए मुसलमानों का तो ये बिल्कुल भी जो है मैटर नहीं करते, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी सबसे बड़ा जो काम होता है वो कि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म किया जाए, पहले इत्तेहाद बनाया जाए, जमात तैयार की जाए और मुसलमानों का जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म की जाए। क्योंकि हदीस कुदसी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय बंदो, ओ माय सर्वेंट, या इबादी, ये अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किया हदीस कुदसी में। मैंने जो है हम मेरे ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, इसी तरीके से मैंने तुम्हारे ऊपर भी जो है जुल्म हराम कर दिया है। तो ये जो है अल्फाज हमें बता रहे हैं कि जुल्म की जो है कितनी अल्लाह ताला ने कितनी इंपॉर्टेंस बताई है, कि जुल्म कहीं से भी जो है काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो तुम्हारे ऊपर खुद हो रहा है या फिर तुम्हारे भाइयों के ऊपर हो रहा है। तो तुम्हारा पहला अवलीन जो है स्टेप होगा कि उसको तुम्हें जो है खत्म करना है, चाहे वो हुर्मत वाले महीनों में हो या फिर इसके जो है मुकाबिल जो है बहुत सारे प्राय सेकेंडरी एक्ट्स आ रहे हो इस्लाम के, मतलब मजहबी एक्ट्स आ रहे हैं। उन सबको तुमने जो सेकेंडरी करना है, पहला जो काम करना है वो ये कि इसको किस तरीके से खत्म करना है, इसकी तरफ तुमने काम करना है। ये बेसिकली दो चीजें जो है हमें इससे सीखने को मिलती हैं, और भी इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जो आपने एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह। Here we end today's class and this module inshallah. Barakallah fikum. Let's take questions now.